ब्योमकेश को बहुत जोर जबरदस्ती करके घर से बाहर निकाला था। पिछले 1 महीने से वो एक जटिल केस में उलझा हुआ था। कागजात से भरी फाइलों को लेकर दिन रात अपराधी की खोज में व्यस्त था और रहस्य जितना बढ़ता जा रहा था उतनी ही उसकी बातें कम होती जा रही थी। लाइब्रेरी में बैठकर लगातार इन सूखे कागजात को खंगालते खंगालते उसकी तबीयत भी खराब होती जा रही थी। मैंने गौर किया था, लेकिन इस बारे में बात करने से ही वो कहता, नहीं ठीक तो हूं। उस दिन शाम को उससे कहा, चलो जरा बाहर से घूम आते हैं, पूरे दिन में कम से कम 2 घंटे तो आराम की जरूरत है। लेकिन नहीं, चलो लेक की तरफ, 2 घंटे में तुम्हारा स्कैमर भाग नहीं जाएगा। चलो। कागज को फाइलों में रखकर वो निकला जरूर, लेकिन उसका मन उस अज्ञात स्कैमर का पीछा नहीं छोड़ पा रहा था। ये समझने में मुझे देर नहीं लगी। लेक के किनारे सैर करते करते अचानक एक बहुत पुराने कॉलेज के साथी के साथ मुलाकात हो गई। बहुत दिन से उसे देखा नहीं था। आईए क्लास में दोनों एक साथ पढ़ते थे। उसके बाद वो मेडिकल कॉलेज में चला गया। उसके बाद फिर मिलना नहीं हुआ। मैंने उसे देखते ही कहा, अरे मोहन अरे तुम यहाँ कहाँ? उसने मुझे देखते ही खुशी से कहा, अरे अजीब, ठीक ना कितने दिन बाद मिले, तो फिर क्या हाल है? कुछ देर एक दूसरे की पीठ थपथपाने के बाद ब्योमकेश से उसका परिचय करवा दिया। मोहन ने कहा, आप हैं? बहुत खुशी हुई। बीच बीच में संदेह होता जरूर था कि आपके कीर्ति प्रचारक अजीत बंदोपाध्याय हमारे वो बचपन के मित्र अजीत, लेकिन भरोसा नहीं होता था। मैंने पूछा, तुम आजकल क्या कर रहे हो? मोहन ने कहा, कोलकाता में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। उसके बाद टहलते टहलते नाना प्रकार की बातों में घंटा भर बीत गया। मैंने ध्यान दिया, साधारण बातचीत के बीच में मोहन कुछ कहने के लिए मुंह खोलता और रुक जाता। ब्योमकेश ने भी यह ख्याल किया था, इसीलिए धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहना चाह रहे हैं कहिए ना। मोहन थोड़ा शर्माते हुए बोला, एक बात कहना तो चाह रहा हूं, लेकिन संकोच हो रहा है। मामला इतना छोटा है कि उससे लेकर आपसे चर्चा करना अन्याय ही होगा। फिर भी मैंने कहा, भले ही हो, तब भी कहो। अरे और कुछ नहीं सही तो कम से कम ब्योमकेश को उस स्कैमर से तो छुटकारा दिलाया जा सकेगा। स्कैमर? मैंने समझा दिया। तब मोहन ने कहा, लेकिन मेरी बात सुनकर हो सकता है ब्योमकेश जी हंसेंगे। ब्योमकेश ने कहा, हंसी की बात होगी तो जरूर हंस लेंगे, लेकिन आपके भाव देखकर ऐसा नहीं लग रहा। उल्टे ऐसा लग रहा है कोई समस्या कुछ दिनों से आपको चिंता मग्न कर रही है। आप उसी का जवाब ढूंढ रहे हैं। मोहन ने हामी भरते हुए कहा, आपने ठीक पकड़ा। ये मामला हो सकता है सहज हो, लेकिन मेरे लिए ये एक अचूक पहेली बनकर खड़ा हो गया है। मैं बेवकूफ नहीं, साधारण सहज बुद्धि है ऐसा लगता है। तब भी एक अपंग जो चल फिर नहीं सकता, ऐसा एक आदमी मुझे रोज ऐसे बेवकूफ बना रहा है कि आप सुनेंगे तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। और सिर्फ मुझे ही नहीं, अपने पूरे परिवार के सदस्यों की तेज सतर्कता को भी वो ऐसे ही व्यर्थ कर रहा है। बातें करते करते हम एक बेंच पर आकर बैठे। मोहन ने कहा, जहां तक संभव हो संक्षेप में बताने की कोशिश करता हूं, सुनिए। एक बड़े आदमी के घर पर मैं पारिवारिक डॉक्टर हूं। इस परिवार के जो मुखिया हैं उनका नाम है नंद दुलाल बाबू। ये एक तरफ से कहा जाए तो इस परिवार में मेरे एकमात्र रोगी हैं। अपनी जवानी में इन्होंने तबीयत के साथ ऐसा खिलवाड़ किया कि 50 के होते ना होते स्वास्थ्य खराब हो गया है। बात के कारण अपंग, और भी न जाने कितने रोग पाल के रखे हैं, वो गिना नहीं जा पाएगा। इसके अलावा लकवे का भी लक्षण दिखाई दे रहा है।
हमारे डॉक्टरी शास्त्र में एक कहावत है, पता है, कि मनुष्य के मृत्यु हो जाने से दुखी होने का कुछ नहीं है। मनुष्य जो जिंदा है वही सबसे आश्चर्यजनक बात है। मेरे इस रोगी को देखने से वही बात सबसे पहले याद आएगी। ये नंद दुलाल बाबू का चरित्र आपको मैं कैसे समझाऊं, समझ में नहीं आ रहा है। खराब भाषा में कहें तो हमेशा शक करते हैं, कुटिल, बहुत ही चिड़चिड़े, माने एक बात में इतने नीच स्वभाव का इंसान मैंने कभी भी कहीं नहीं देखा। घर पर बीवी बच्चे सब है, लेकिन किसी से नहीं पटती। उनकी यही इच्छा है कि अपनी जवानी में जो कारनामे किए हैं अभी भी वही सब करेंगे, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। इसलिए दुनिया में हर किसी पर बहुत गुस्सा और जलन, जैसे उनकी इस हालत के लिए वो ही सब जिम्मेदार है। हर समय मन में कपट, किस तरह लोगों को दबा सके ऐसा इंसान। शरीर में शक्ति नहीं, दिल की बीमारी भी है, इसीलिए वो कमरे से निकल नहीं पाते। अपने कमरे में बैठे बैठे क्या कहूँ, पूरी दुनिया को गंदी गंदी गालियां देते रहते हैं और पोथी भर भर के पता नहीं क्या लिखते रहते हैं। उनको ये लगता है वो एक अद्वितीय साहित्यिक हैं, इसलिए कभी लाल स्याही से कभी काली स्याही से अनवरत लिखते ही जा रहे हैं। उस पर संपादक के ऊपर भयंकर गुस्सा। उनको ये लगता है कि संपादक की उनसे दुश्मनी होने के कारण उनका लिखा नहीं छाप रहे। मैंने कौतूहलवश पूछा, क्या लिखते हैं, कहानी या फिर कह सकते हैं आत्मकथा? एक बार सिर्फ उनके लिखे हुए पर नजरें दौड़ाई थी। क्या बोलूं साहब, उसके बाद और उस तरफ देखने की इच्छा नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ने के बाद गंगा स्नान कर लो तो भी मन पवित्र नहीं होगा। जो आजकल के तरुण लेखक हैं वो भी अगर उनका लिखा पढ़ ले तो उनके दांत टूट जाएंगे। ब्योमकेश ने थोड़ा हंसते हुए कहा, उस चरित्र को जैसे आंखों के सामने ही देख पा रहा हूं, लेकिन इसमें समस्या क्या है? मोहन ने हम दोनों को एक एक सिगरेट देकर और एक खुद जलाते हुए कहा, आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे गुणवान इंसान में और कोई गुण बाकी रहने की संभावना नहीं है, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है, इनमें एक और मस्त गुण है। ऐसे बीमार शरीर होने पर भी वो एक अद्भुत नशा करते हैं। सिगरेट के 2-3 कश लगाकर बोला, ब्योमकेश बाबू, आपका तो यही काम है। समाज के उटपटांग लोगों को लेकर ही आपको काम करना पड़ता है। शराब, गांजा, कोकेन, यही सब नशा लोगों को करते हुए देखे होंगे, लेकिन मकड़ी का रस पीकर किसी को नशा करते हुए देखे हैं क्या? मैंने चौंकते हुए कहा, क्या? मकड़ी का रस? वो क्या है? मोहन ने कहा, एक जाति की मकड़ी है जिसके शरीर से ये भयानक विभत्स रस पीस के निकाल दिया जाता है। ब्योमकेश ने अपने आप में कहा, टैरेंटुला डांस पहले स्पेन में होता था। इस मकड़ी से कटवाने के बाद इंसान हर दम नाचता था। मजेदार जहर है, किताबों में पढ़ा जरूर है, लेकिन इस देश में किसी को इस्तेमाल करते हुए नहीं सुना। मोहन ने कहा, ठीक कहा, टैरेंटुला। साउथ अमेरिका के स्पेनिश जाति में इस नशे का खूब प्रचलन था। ये टैरेंटुला का रस एक तेज जहर है, लेकिन बहुत कम मात्रा में अगर इस्तेमाल करें तो शरीर के स्नायु मंडल में एक प्रबल उत्तेजना की सृष्टि करता है। समझ ही रहे होंगे, स्वभाव के दोष से स्नायु की उत्तेजना अगर ना हो तो जो रह नहीं पाते उनके लिए इस मकड़ी का रस कितनी लोभनीय वस्तु है। लेकिन अगर नियमित रूप से इस्तेमाल करो तो इसका नतीजा खतरनाक हो जाता है। अस्वाभाविक उत्तेजना के कारण स्नायु मंडल धीरे धीरे अषाढ़ हो जाता है।
और उसके बाद मस्तिष्क के पक्षाघात के कारण मृत्यु अनिवार्य है। हमारे नंद दुलाल बाबू जवानी में शायद ये खतरनाक नशा करते थे, उसके बाद शरीर जब किसी काम का नहीं रहा तब भी नशा नहीं छोड़ पा रहे हैं। मैं जब उनका पारिवारिक चिकित्सक बनकर उनके घर पर गया तब भी सबके सामने वो नशा कर रहे थे। ये लगभग 1 साल की बात है। मैंने सबसे पहले उसे ही बंद करवाया। कहा अगर जिंदा रहना चाहते हैं तो फिर इसे छोड़ना होगा। इसको लेकर बहुत हंगामा मचा। वो नशा करके ही रहेंगे और मैं नशा करने नहीं दूंगा। आखिर में मैंने कहा आपके घर में वो चीज मैं घुसने नहीं दूंगा, देखता हूं आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आश्चर्य वाली बात है, उन्होंने भी कुटिलता भरी हंसी के साथ कहा, ऐसा? अच्छा, मैं नशा करके रहूंगा, देखता हूं तुम कैसे रोक पाओगे। युद्ध की घोषणा हो गई साहब। परिवार के सभी सदस्य मेरी तरफ थे, इसीलिए आराम से घर के चारों तरफ कड़ा पहरा बिठा दिया गया। उनकी पत्नी बच्चे बारी बारी से उन पर नजर रखने लगे ताकि किसी प्रकार से किसी तरह से वो जहर उन तक ना पहुंच पाए। वो खुद से तो चल फिर नहीं पाते कि घर से निकलकर उसे हासिल कर लेंगे, वो नहीं हो पाएगा। मैं इसी तरह उनको रोकने की व्यवस्था करके थोड़ा बहुत निश्चिंत हुआ कि किसी तरह कोई फर्क नहीं पड़ा। इतनी पहरेदारी के बाद भी वो पूरे घर की नजर बचाकर नशा करने लगे। कहां से वो चीज उन तक पहुंच रही थी कोई पकड़ नहीं पाया। पहले तो मुझे संदेह हुआ शायद घर का ही कोई सदस्य छुपकर उनकी मदद कर रहा है, इसीलिए मैं खुद पूरा दिन पहरा दिया। लेकिन आश्चर्य की बात है साहब, मेरी आंखों के सामने तीन बार उन्होंने वो जहर पिया। उनकी नाड़ी देखकर समझ गया मैं, तब भी नशा कब किया ये नहीं पकड़ पाया। उसके बाद उनके कमरे की उथल पुथल करके अच्छे से तलाशी ली, बाहर से मुलाकात करने वालों पर भी रोक लगा दी। लेकिन तब भी उनका नशा बंद नहीं करवा पाया। अभी भी समान रूप से वो मामला चल रहा है। अब मेरी समस्या खड़ी हो गई है कि उस आदमी को वो मकड़ी का रस मिलता कहां से है, और मिलता भी है तो सबकी नजरों में धूल झोंक कर उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? मोहन चुप हुआ। ब्योमकेश सुनते सुनते अनमने ढंग से मोहन के चुप होने के बाद बोला, अजीत घर चलो, दिमाग में एक बात आई है। अगर वो सही साबित हुई तो फिर समझ गया, उस पुराने स्कैमर ने फिर से उसे घेरा है। मोहन ने जो इतना कुछ कहा उसकी आखिरी बातें शायद उसने सुनी ही नहीं। मैंने पूछा, मोहन की कहानी शायद तुमने ठीक से सुनी नहीं ना? बिल्कुल सुनी। उसकी कहानी बहुत ही मजेदार है, कौतूहल भी हो रहा है, लेकिन अभी क्या समय मिलेगा? अभी जो काम हाथ में लिया है। मोहन को मन ही मन दुख हुआ, लेकिन उसने जताया नहीं और कहा, तब रहने दीजिए, आपको जरूर इन छोटे मोटे मामलों में दखल देने के लिए कहना अनुचित है, लेकिन पता है मामला सुलझ जाता तो उस इंसान की जान बच जाती। एक इंसान कितना बड़ा ही पापी क्यों ना हो, बूंद बूंद करके जहर पी के आंखों के सामने आत्महत्या कर रहा है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा। इससे दुख का विषय और क्या हो सकता है, बोलिए? ब्योमकेश थोड़ा शर्माते हुए बोला, मैं नहीं करूंगा ऐसा तो मैंने नहीं कहा। इस मामले को सुलझाना हो तो 2-1 घंटे सोचना पड़ेगा। एक बार उस इंसान को देख लूं तब भी काम बन जाएगा, लेकिन ना, शायद आज नहीं हो पाएगा। नंद दुलाल बाबू जैसे असामान्य इंसान को किसी भी हालत में मरने नहीं दिया जा सकता, और वो मैं होने भी नहीं दूंगा।
आप निश्चिंत रहिए, लेकिन अभी मुझे घर लौटना पड़ेगा। लगता है उस स्कैमर बंदे को मैंने पकड़ लिया है, लेकिन एक बार कागजात फिर से देखने की जरूरत है। इसीलिए आज की रात नंद दुलाल बाबू को निश्चिंत होकर विष पान कर लेने दीजिए। कल से मैं उनको सही रास्ते पर ले आऊंगा। मोहन ने हंसते हुए कहा, ठीक है ठीक है, कल ही हो। कल आपको समय कब मिलेगा बोलिए, मैं गाड़ी भिजवा दूंगा। ब्योमकेश ने थोड़ा सोचते हुए कहा, अच्छा एक काम करते हैं, इससे आपको भी थोड़ी राहत मिलेगी। अजीत आज आपके साथ जाकर देख सुनकर आ जाए, उसके बाद उसके मुंह से सब कुछ सुनकर आज रात को ही या फिर कल सुबह मैं आपको जवाब दे दूंगा, ठीक है? ब्योमकेश के बदले मैं जाऊंगा, इससे मोहन के चेहरे पर जो निराशा जाग उठी वो किसी की नजरों से बचा नहीं। ब्योमकेश इसे भांप कर हंसते हुए बोला, आपके बचपन का दोस्त है, इसीलिए शायद आपको अजीत पर भरोसा नहीं, लेकिन हताश मत होइए। सत्संग में रहकर उसकी बुद्धि अब इतनी तेज हो गई है कि जिसकी दो एक उदाहरण यदि आप सुन लें तो आश्चर्य में पड़ जाएंगे। हो सकता है शायद वो खुद ही आपकी इस मामले के रहस्य को उजागर कर दे, मेरी जरूरत ही ना पड़े। इतनी बड़ी सिफारिश के बाद भी मोहन रत्ती भर भी उत्साहित नहीं हुआ। 56 भोग की आशा में जो बैठा हो और उसे सिर्फ एक पेड़ा मिले, वैसा मुंह बनाते हुए बोला, अजीत ही चला जाए तब, लेकिन अगर उससे नहीं हुआ। अरे हाँ बाबा हाँ, कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तब तो मैं हूं ही। ब्योमकेश मुझे अलग से बुलाकर बोला, सारी चीजें ध्यान से देखना और कौन सी चिट्ठी पत्री आती है उस पर ध्यान देना। ये कहकर वो चला गया। ब्योमकेश को बहुत से जटिल रहस्यों का समाधान करते हुए देखा है और उसमें मैंने सहायता भी की है। उसकी अनुसंधान पद्धति को इतने दिन साथ में रहकर सीखा भी है, इसीलिए मन ही मन सोचा इस सामान्य मामले को सुलझा नहीं पाऊंगा। और खासकर मोहन का मेरे प्रति अविश्वास का भाव देखकर अंदर ही अंदर एक जिद भी आ गई थी, जैसे भी हो इस मामले को सुलझा के रहूंगा। मन ही मन ऐसा संकल्प लेकर मोहन के साथ लेक से निकला। कहानी विद किशोर में आपका स्वागत है। आज आप सुन रहे हैं शरदिंदु बंदोपाध्याय की लिखी हुई उपन्यास ब्योमकेश बख्शी का हिंदी रूपांतर मकड़ी का रस। मुख्य पात्र हैं ब्योमकेश, अजीत, मोहन, अरुण और नंद दुलाल बाबू। यहां तक आपने कहानी सुनी, इसका मतलब आपको कहानी अच्छी लग रही है, तब एक लाइक और एक सब्सक्राइब भी बनता है, क्यों? तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नई नई कहानियों की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और हमें नई और रोचक कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। नंद दुलाल बाबू के कमरे में अजीत को क्या मिला? इतनी पहरेदारी के बाद भी उन तक मकड़ी का रस कैसे पहुंच जाता था? ये जानने के लिए सुनते हैं आगे। बस में चढ़कर जब गंतव्य तक पहुंचे तब शाम ढल चुकी थी। रास्ते की गैस लाइट भी जल गई थी। मोहन रास्ता दिखाते हुए ले चला। सर्कुलर रोड से एक गली पकड़ के कुछ दूर आगे जाते ही सामने एक रेलिंग वाला बड़ा मकान देखकर मोहन ने कहा, ये मकान। देखा, पुराने जमाने का मकान। सामने लोहे के फाटक के सामने चेयर लगाकर दरबान बैठा हुआ है। मोहन को देखकर सलाम करते हुए रास्ता दे दिया, लेकिन मेरे प्रति संदेह की नजरों से देखता रहा। ओ बाबूजी को अंदर जाना, मोहन ने हंसते हुए कहा। डरो मत दरबान, वो मेरे मित्र हैं। ओ बहुत अच्छा साहब। दरबान रास्ते से हट गया। हम लोग मकान के आंगन में प्रवेश किए। आंगन पार करके बरामदे में आते ही अंदर से एक 20-22 साल का युवक बाहर आया और पूछा, कौन? डॉक्टर बाबू, आइए आइए आइए।
और मेरी तरफ सवालिया नजरों से देखते हुए पूछा, आप? मोहन ने उसे अलग से ले जाकर दबी जबान में कुछ कहा। युवक ने भी उत्तर दिया, हाँ हाँ ठीक है ना, वो भी आए। मोहन ने तब परिचय करा दिया, गृह स्वामी का ज्येष्ठ पुत्र, नाम अरुण। उसके पीछे पीछे हम लोग घर के अंदर गए। 2 कमरे पार करके तीसरे कमरे के बंद दरवाजे पर दस्तक देते ही अंदर से एक झगड़ालू और टूटी हुई गले की आवाज आई। कौन कौन हो तुम? अभी मुझे परेशान मत करो, मैं अभी लिख रहा हूं। अरुण ने कहा, पिताजी, डॉक्टर बाबू आए हैं। ए अभय, दरवाजा खोल। एक 18-19 साल का युवक, शायद गृह स्वामी का दूसरा पुत्र, उसने दरवाजा खोल दिया। हम सभी कमरे में घुसे। कमरे में घुसते ही पहले ही नजर आई, कमरे के बीचों बीच पलंग पर बिस्तर लगा हुआ है और उस बिस्तर पर तकिए पर टेक कर दाहिने हाथ में कलम पकड़कर बहुत ही पतले दुबले से नंद दुलाल बाबू गुस्से से, मतलब पूरी तरह लाल आंखों से हमारी तरफ देख रहे थे। सिर के पीछे विद्युत लाइट जल रही थी और एक टेबल लैंप पलंग के किनारे ऊंचे से एक टेबल के ऊपर रखा हुआ था, इसलिए उनका पूरा चेहरा, पूरा शरीर अच्छे से देख पाया। उनकी उम्र शायद 50 से कम ही थी, लेकिन सिर के बाल पूरी तरह सफेद हो गए थे। एक अजीबोगरीब शारीरिक बनावट वाला व्यक्ति सामने था। उनकी हड्डियां चौड़ी और चेहरा धारदार था, लेकिन उस पर मांस का नामो निशान तक नहीं था। उनके घुटनों की हड्डियां ऐसे लग रही थी जैसे वो चमड़ी को चीरकर बाहर निकलने की कोशिश कर रही हों। उनकी आंखें किसी असामान्य उत्तेजना के कारण चमक रही थी। वो उत्तेजना खत्म होते ही मछली की आंखों की तरह सुस्त और भावशून्य हो जाएंगी, ये साफ दिख रहा था। नीचे का होंठ कुछ अजीब तरह से लटका हुआ था। कुल मिलाकर उनके चेहरे पर एक अजीब सी नाराजगी और खीज की रेखाएं साफ साफ दिखाई दे रही थी। कुछ देर तक उस प्रेताकृति व्यक्ति को ध्यान से देखता रहा। उनके बाएं हाथ में बार बार झटके आ रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो शरीर से बिल्कुल अलग होकर स्वतंत्र रूप से नाचने लगा हो। मरे हुए मेंढक को बिजली के संपर्क में आकर जिन्होंने हिलते डुलते देखा है, वो इस अजीब नर्वस मूवमेंट का अंदाजा लगा सकते हैं। नंद दुलाल बाबू भी जहरीली नजरों से मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने टूटी हुई लेकिन तीखी आवाज में मुझसे कहा, डॉक्टर, आप ये किन को ले आए हो? यहाँ पर क्या चाहता है ये आदमी? इसे जाने को कहो, जाने को कहो। मोहन ने आंखों के इशारे से मुझे समझाया कि मैं गृह स्वामी की ऐसी बातचीत का बुरा न मानूं। उसके बाद बिस्तर पर फैले हुए कागजों को समेटकर बिस्तर के एक तरफ रखकर रोगी की नाड़ी हाथ में लेकर स्थिर होकर देखने लगा। नंद दुलाल बाबू चेहरे पर एक विकृत हंसी लेकर एक बार मेरी तरफ, एक बार डॉक्टर की तरफ देखने लगे। बायां हाथ ठीक तभी वैसे ही नाचने लगा। आखिर में हाथ छोड़कर मोहन ने कहा, आपने फिर से नशा कर लिया है? ठीक किया। किसके बाप का क्या जाता है? मोहन ने होंठ काटते हुए बोला, इससे आप खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हैं और किसी को नहीं। लेकिन वो तो आप समझेंगे नहीं, समझने की शक्ति ही नहीं है। वो जहर पी पी कर दिमाग तो पूरी तरह खराब हो चुका है। नंद दुलाल बाबू ने चेहरे पर एक पैशाचिक विकृति लाकर कहा, बड़े आए दिमाग खराब कर लिया है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तो सही ठिकाने पर है।
तो तुम पकड़ क्यों नहीं पा रहे हो? कह रहा हूं, चारों तरफ तो सिपाही बिठा कर रखे हैं, कहां पकड़ पाए? पकड़ नहीं पाए। मोहन चिढ़ते हुए उठकर खड़ा हुआ और बोला, आपके साथ बात करना ही बेकार है, जो कर रहे थे करिए। नंददुलाल बाबू ठीक पहले जैसे ही हंसते हंसते बोले, पकड़ो डॉक्टर पकड़ो, मुझे पकड़ नहीं पाए, मुझे पकड़ नहीं पाए, धीन तना 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 धीन तना। और दोनों हाथ के अंगूठे उठाकर डॉक्टर को दिखाकर उनको नचाने लगे। उनके अपने बेटों के सामने इस कदर की असभ्यता मुझसे सहन नहीं हो रही थी। मोहन के भी धैर्य का बांध शायद टूटने वाला था। उसने मुझसे कहा, लो अजीत, क्या देखोगे देख लो, और नहीं हो पा रहा। अचानक अंगूठा दिखाना रोककर नंददुलाल बाबू दोनों सांप के जैसी आंखों से मेरी तरफ घूरकर खतरनाक कड़वे जबान में बोले, कौन हो तुम? हैं? मेरे घर में किस मतलब से घुसे हो? मैंने कोई जवाब नहीं दिया। चालाकी करने की और कोई जगह नहीं मिली, वो सब गोलमाल यहाँ नहीं चलेगा, समझे? इसी समय निकल जाओ, नहीं तो पुलिस बुलाऊंगा, पुलिस। पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं चोर कहीं के। कहकर मोहन की तरफ भी समान रूप से देखे। वो मुझे यहाँ पर किस उद्देश्य से लाया है वो नहीं समझ पाए, तब भी मेरे ऊपर उनका घोर संदेह जन्म लिया था। अरुण लज्जा भाव से मेरे कानों में बोला, उनकी बातों का बुरा मत मानिए, वो जहर पीने से उनकी ज्ञान बुद्धि नहीं रहती। मन ही मन सोचा, कितना भयंकर है ये जहर, जो इंसान की छुपी हुई दुष्प्रवृत्ति को ऐसे उग्र भाव से प्रकट कर देता है। जो इंसान जानबूझकर इसे पीता है, वो नैतिक भाव से कितना नीचे उतर जाता है। ब्योमकेश ने कहा था, सारी चीजों को गौर से देखना। तो जहां तक संभव हो कमरे के चारों तरफ घूम घूम कर देख लिया। कमरा अच्छा खासा बड़ा था, सामान बहुत ज्यादा कुछ नहीं था। एक पलंग, 2-3 चेयर, एक अलमारी और एक तिपाया टेबल। इसी टेबल पर लैंप रखा हुआ था और उसके बगल में कुछ सफेद कागज और लिखने का सामान टेबल पर इधर उधर बिखरा हुआ। मैंने एक कागज उठाकर 2-3 लाइन पढ़ते ही कांपते हाथों से रख दिया। मोहन ने जो कहा था वो अक्षरशः सही था। जो लिखा हुआ है उसे पढ़ने से किसी का भी तन मन घृणा से भर जाएगा। और सिर्फ ये ही नहीं, कागज पर विशेष विशेष जगह लाल स्याही से लेखक महाशय ने उस तरफ दृष्टि आकर्षण की भी व्यवस्था कर दी है। वस्तुतः इतना गंदा और जघन्य मन का परिचय और कहीं मिला होगा याद नहीं है। नंददुलाल बाबू की तरफ घृणा भरी दृष्टि से देखा। उन्होंने फिर से अपने लिखने पर ध्यान लगा लिया था। पार्कर का कलम तेजी से चल रहा था कागज के ऊपर। पास के टेबल में दवातदानी में और एक लाल स्याही में डूबा पार्कर का फाउंटेन पेन रखा हुआ था। लिखने का काम पूरा हो जाए तो शायद लाल स्याही से अंडरलाइन करने का काम शुरू होगा। हुआ भी वही। पन्ना खत्म होते ही नंददुलाल बाबू काली स्याही के कलम को रखकर लाल स्याही वाले कलम को उठा लिए। कलम उठाकर देखे स्याही खत्म। तब टेबल से लाल स्याही की चपटी शीशी लेकर उस पर स्याही भरी और गंभीर भाव से अपने लिखे हुए मणि मोतियों को अंडरलाइन करने लगे। मैंने मुंह फेर कर कमरे की बाकी चीजों की ओर देखना शुरू किया। अलमारी में कुछ नहीं था, सिर्फ कुछ आधी खाली दवाई की शीशियां थी।
मोहन ने बताया वो उसी का दिया हुआ है। कमरे में 2 खिड़की, 2 दरवाजे। एक दरवाजे से हम लोग अंदर आए थे, दूसरे के संबंध में पूछने पर पता चला उस तरफ स्नान घर इत्यादि है। उस कमरे को भी देखा, विशेष कुछ नहीं था, कुछ धोने लायक कपड़े, तौलिया, तेल, साबुन, मंजन इत्यादि। दोनों खिड़कियों के बारे में जांच करने पर पता चला बाहर से उनका कोई नाता नहीं है। इसके अलावा ज्यादातर समय बंद ही रहते हैं। ब्योमकेश रहता तो किस तरह जांच करता वो कल्पना करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी समझ नहीं पाया। दीवार पर ठोक कर देखा, सोच रहा था शायद कहीं कोई गुप्त दरवाजा हो। उसी समय मेरी नजर पड़ी दीवार पर एक सेल्फ के ऊपर एक चांदी के इत्रदान पर। आग्रह से उसका निरीक्षण किया। उसमें खांचों में इत्र और रुई थी। चुपके से अरुण को पूछा, वो इत्र लगाते हैं क्या? उसने अनिश्चितता के साथ सिर हिलाते हुए कहा, क्या पता, शायद नहीं, लगाते तो महक आती। ये कितने दिनों से इस कमरे में है? बहुत दिनों से ही है, पिताजी ही उसको मंगवाकर कमरे में रखे थे। गर्दन घुमाकर देखा, लिखना बंद करके नंददुलाल बाबू हमारी तरफ ही देख रहे थे। मन उत्तेजित हो उठा। थोड़ी रुई इत्र में डुबाकर पॉकेट में रख लिया। उसके बाद कमरे में चारों तरफ एक आखिरी नजर दौड़ाकर बाहर निकल आया। नंददुलाल बाबू की नजरों ने मेरा पीछा किया। मैंने देखा उनके चेहरे पर अब भी वो शरारत भरी हंसी थी। बाहर आकर हम बरामदे में बैठे। मैंने कहा, अब आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, कोई भी बात बिना छुपाए उत्तर दीजिएगा। अरुण ने कहा, हाँ ठीक है, पूछिए। मैंने पूछा, आप लोगों ने क्या उन्हें हर वक्त नजर बंद करके रखा हुआ है? कौन कौन पहरे में रहता है? मैं, अभय और माँ बारी बारी से उनके साथ रहते हैं। नौकर या और किसी को उनके आसपास जाने नहीं देते। उन्हें कभी वो चीज पीते हुए देखी है? नहीं, मुंह में तो डालते हुए नहीं देखा, लेकिन पी चुके हैं वो पता चल जाता है। उस चीज को किसी ने देखा है? जब सामने पीते थे तब देखा था, पानी के जैसे ही दिखता है। होम्योपैथी दवा की शीशी में रहती थी, उसकी कुछ बूंदें शरबत या किसी पेय पदार्थ में मिलाकर पीते थे। वैसी शीशी घर पर कहीं नहीं है, ठीक से पता है? हाँ पता है, हमने कोने कोने में ढूंढा है। तब तो जरूर बाहर से आता है। कौन लाता है? अरुण ने सिर हिलाया। नहीं, पता नहीं। आप तीनों को छोड़कर और कोई उस कमरे में नहीं जाता? अच्छे से सोचकर बोलिए। नहीं, कोई नहीं। हाँ, डॉक्टर बाबू के सिवा। मेरी जिरह पूरी हुई और क्या पूछता। गाल पर हाथ रखकर सोचते सोचते ब्योमकेश का उपदेश याद किया और फिर से शुरू किया। उनके पास कोई चिट्ठी पत्री आती है? नहीं। कोई पार्सल या किसी और तरह की चीज? इस बार अरुण ने कहा। हाँ हाँ, सप्ताह में एक बार रजिस्ट्री चिट्ठी आती है। मैंने उत्साह से कूद कर पूछा, कहां से आती है? कौन भेजता है? शर्म से सिर नीचे करके अरुण ने धीरे से कहा, कोलकाता से ही आती है। रेबेका लाइट नाम की एक महिला भेजती है। मैंने कहा, समझ गया। चिट्ठी में क्या रहता है, आपने देखा है क्या? हाँ, देखा है, कह के अरुण मोहन की तरफ देखा। मैंने आग्रह से पूछा, क्या रहता है? सफेद कोरा कागज। सफेद कोरा कागज? हाँ, सिर्फ बहुत सारे सफेद कागज लिफाफे में भरे रहते हैं, और कुछ नहीं। और कुछ नहीं? ना। कुछ देर बिना बोले देखता रहा। आखिर में पूछा, ठीक से पता है लिफाफे के अंदर और कुछ नहीं रहता? अरुण ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, हाँ ठीक से जानता हूं। पिताजी खुद डाकिये के सामने रसीद पर दस्तखत करके चिट्ठी लेते हैं जरूर, लेकिन उसके पहले चिट्ठी मैं ही खोलता हूं। उसमें सफेद कोरे कागज के सिवा कुछ नहीं रहता। हर बार आप ही चिट्ठी खोलते हैं? कहाँ खोलते हैं? पिताजी के कमरे में।
डाकिया वहीं चिट्ठी ले जाता है ना। लेकिन ये तो बहुत आश्चर्य वाली बात है। कोरे कागज रजिस्ट्री करके भेजने का क्या मतलब है? सिर हिलाते हुए अरुण ने कहा, पता नहीं। कुछ देर और ऐसे ही बैठे रहने के बाद आखिर में एक सांस छोड़ते हुए खड़ा हो गया। रजिस्ट्री चिट्ठी की बात सुनकर मन में एक आशा जगी थी कि मामला शायद सुलझा लिया, लेकिन नहीं, उस दरवाजे में पूरी तरह ताला लगा हुआ है। समझ गया, फिलहाल के लिए मामला सामान्य दिखने पर भी मुझसे नहीं सुलझ पाएगा। उस जहर युक्त शरीर अकाल अपाहिज लंपट बुढ़े से पार पाना मेरा काम नहीं है। यहां ब्योमकेश के उस तेज दिमाग की जरूरत है। मलिन मुख से ब्योमकेश को सब बातें बताऊंगा सोच के बाहर निकल रहा था, अचानक एक बात याद आ गई। मैंने पूछा, नंद दुलाल बाबू किसी को चिट्ठी पत्री लिखते हैं? अरुण ने कहा, नहीं, लेकिन हर महीने मनी ऑर्डर करके पैसे भेजते हैं। किसे भेजते हैं? फिर से शर्माते हुए अरुण ने कहा, उस यहूदी महिला को। मोहन ने समझाते हुए कहा, वो महिला पहले नंद दुलाल बाबू की मतलब। मैं समझ गया। कितने पैसे भेजते हैं? 100 रुपए हर महीने। लेकिन क्यों भेजते हैं वो नहीं जानता। मन ही मन सोचा, पेंशन। लेकिन मुंह से वो बात बिना बोले अकेले ही निकल पड़ा। मोहन वहीं रुक गया। घर पहुंचते पहुंचते रात के 8 बज गए थे। ब्योमकेश लाइब्रेरी वाले कमरे में था। दरवाजा दस्तक देते ही कपाट खोलकर पूछा, क्या खबर? समस्या का समाधान हुआ? ना। मैं कमरे के अंदर जाकर एक चेयर पर बैठ गया। इस बीच ब्योमकेश एक मोटा लेंस लेकर एक कागज का परीक्षण कर रहा था। उसके बाद उस यंत्र को हटा लिया। उसके बाद मेरी तरफ तीखी नजर से देखकर पूछा, मामला क्या है? इतने शौकीन कब से हो गए हो? इत्र लगाया है? मैं नहीं लगाया, लेकर आया हूं। उसके बाद उसे सब कुछ शुरू से आखिर तक बताया। वो भी लगा मन लगाकर ही सुना होगा। आखिर में मैंने कहा, मुझसे तो नहीं हुआ भाई, अब देखो तुम अगर कुछ कर पाओ। लेकिन मुझे लगता है इस इत्र को एनालाइज करो तो शायद कुछ मिल जाएगा। क्या मिलेगा? मकड़ी का रस। ब्योमकेश मेरे हाथ से रुई के टुकड़े को लेकर सूंघने लगा। वाह, बहुत ही बढ़िया महक है। खाटी अंबूरी इत्र है। रुई को चमड़े पर घिसते घिसते बोला, क्या कह रहे थे? क्या मिल सकता है? मैं थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, शायद नंद दुलाल बाबू इत्र लगाने का छल करके। ब्योमकेश हंसने लगा। 1 मील दूर से जिसकी महक आने लगे वो चीज कोई क्या छुपा के इस्तेमाल कर सकता है? नंद दुलाल बाबू जो इत्र लगाते हैं उसका कोई प्रमाण मिला? नहीं, वो जरूर नहीं मिला, लेकिन ना ना, उस तरफ नहीं, दूसरी तरफ देखो। वो चीज किस तरह कमरे में आती है, किस तरह नंद दुलाल बाबू सबकी नजरें बचाकर उसे अपने मुंह में रखते हैं। इन सब बातों को सोचकर देखो। रजिस्ट्री चिट्ठी से कोरा कागज क्यों आता है? उस महिला को पैसे भेजे जाते हैं क्यों? सोचकर देखा है? मैं हताश होकर बोला, बहुत सोचा, लेकिन मुझसे नहीं हो रहा। और सोचो, गहराई से सोचो, एकाग्रचित होकर सोचो, चालाक इंसान के जैसे सोचकर देखो। कहकर वो फिर से लेंस को अपने हाथ में ले लिया। मैंने पूछा, और तुम? मैं भी सोच रहा हूं, लेकिन एकाग्रचित होकर शायद नहीं सोचा जा सकेगा। मेरा स्कैमर। कहकर वो टेबल के ऊपर झुक गया। मैं कमरे से बाहर निकलकर बैठक कमरे में एक चेयर पर लंबा होकर बैठकर फिर से सोचने लगा।
क्या ऐसा कठिन काम है जो मैं नहीं कर पाऊंगा? जरूर कर पाऊंगा। पहली बात, रजिस्ट्री चिट्ठी से कोरा कागज भेजने का मतलब क्या है? अदृश्य स्याही से क्या उस पर कुछ लिखा रहता है? और अगर सच में वैसा ही होता है, इससे नंद दुलाल बाबू को क्या सुविधा होगी? वो जहर तो उन तक नहीं पहुंच पाती। अच्छा, मान के चलिए जहर किसी तरह बाहर से कमरे के अंदर पहुंच गया, लेकिन उसको नंद दुलाल बाबू रखते कहां हैं? होम्योपैथी की शीशी भी छुपा कर रखना संभव नहीं है। पूरा समय उन पर पहरेदारी की जा रही है, उस पर हर दूसरे दिन तलाशी ली जा रही है। तो फिर सोचते सोचते दिमाग गर्म हो गया। 5-5 सिगरेट फूंक कर राख कर देने के बाद भी एक भी सवाल का जवाब नहीं मिला। लगभग निराश हो ही गया था। उसी समय एक बेहतरीन आइडिया दिमाग में खेल गया। हड़बड़ाकर चेयर पे सीधा हो गया। यह भी क्या संभव है? लेकिन असंभव भी कैसे है? सुनने में थोड़ा अजीब लगने पर भी इसके अलावा और क्या ही हो सकता है? ब्योमकेश ने कहा है, किसी विषय पर युक्ति के साथ प्रमाण अगर रहे और वो नजरों के सामने असंभव लगने लगे, तब भी उसको सच मानकर ही चलना पड़ेगा। इस मामले में भी इस समस्या का यही तो एकमात्र समाधान है। ब्योमकेश को बताऊंगा सोचकर उठकर जाने वाला था, ब्योमकेश खुद ही बैठक कमरे में आ गया। मेरे चेहरे की तरफ देखकर बोला, क्यों, सोचकर कुछ पता चला? शायद पता चल गया। ठीक है, तो क्या पता चला जरा सुनो। कहने को जा रहा था, लेकिन थोड़ा अजीब लगने लगा। फिर भी संकोच परे रखकर कहा, देखो, नंद दुलाल के कमरे के अंदर बहुत सारी मकड़ियां देखी, अभी याद आया मुझे लगता है वो उनको ही पकड़ पकड़ कर खाते हैं? अरे अजीत, अजीत, तुम पूरी तरह एक जीनियस हो। तुम जैसा कोई दूसरा नहीं हो सकता। दीवार की मकड़ी पकड़ पकड़ कर खाने से नशा नहीं होगा मेरे भाई, पूरे शरीर में घाव हो जाएंगे, जहर का घाव, समझे? मैंने गुस्से से कहा, ठीक है, तो फिर तुम ही बताओ। ब्योमकेश चेयर पर बैठा और अपने दोनों पैर टेबल पर रख दिए। अलसाए भाव से सिगरेट जलाते हुए बोला, कोरा कागज डाक से क्यों आता है? समझ में आया? नहीं। यहूदी महिला को पैसे क्यों भेजे जाते हैं? समझ में आया? नहीं। नंद दुलाल बाबू रात दिन अश्लील कहानियां लिखते हैं क्यों? वो भी समझ नहीं पाए? नहीं। तुमने समझा? शायद समझ गया। ब्योमकेश सिगरेट में एक लंबी कश लगाकर आंखें नीचे करके बोला, लेकिन किसी एक विषय को निस्संदेह भाव से पता लगाए बिना किसी नतीजे पर पहुंचना उचित नहीं होगा। कौन सा विषय? ब्योमकेश आंखें बंद करके बोला, पहले यह जानना पड़ेगा नंद दुलाल बाबू की जीभ का रंग क्या है। ऐसा लगा ब्योमकेश मुझसे मजाक कर रहा है। गुस्से से कहा, मजाक कर रहे हो क्या? मजाक? ब्योमकेश आंख खोलकर मेरे चेहरे की तरफ देखा। नाराज हो गए? सच कह रहा हूं, मजाक नहीं। नंद दुलाल बाबू की जीभ के रंग पर ही सब कुछ निर्भर करता है अजीत। अगर उनकी जीभ का रंग लाल हो तो समझ जाऊंगा मेरा अनुमान ही ठीक है, और अगर ना हो, तुमने शायद ध्यान नहीं दिया ना? मैंने गुस्से से कहा, नहीं, जीभ पर ध्यान देने की बात मैंने नहीं सोची। ब्योमकेश ने हंसते हुए कहा, असल में उस पर ही पहले ध्यान देना था अजीत। जो भी हो, एक काम करो,
फोन करो और नंद दुलाल बाबू के बेटे से ये खबर लो। मजाक कर रहा हूं ऐसा तो नहीं सोचेंगे ना? ब्योमकेश ने हाथ हिलाते हुए कहा, भय नहीं तुझे, भय नहीं तुझे, भय नहीं, कुछ भी नहीं तेरी भावना। पास वाले कमरे में जाकर नंबर ढूंढकर फोन लगाया। मोहन तब भी वहीं था। उसी ने जवाब दिया, बात को जरूरी नहीं समझा इसलिए नहीं बताया। नंददुलाल बाबू के जीभ का रंग, रुको रुको, नंददुलाल बाबू के जीभ का रंग तो बिल्कुल लाल है। थोड़ा अजीब जरूर लगता है क्योंकि वो ज्यादा पान नहीं खाते, लेकिन क्यों बोलो तो? ब्योमकेश को बुलाया। ब्योमकेश ने आकर कहा, लाल है ना? तो बस, और क्या हो गया? दो इधर। मेरे हाथ से फोन लेकर कहा, हाँ डॉक्टर बाबू, अच्छा हुआ आपके मामले का जवाब मिल गया। जी, अजीत ने ही ढूंढ कर निकाला, मैंने बस थोड़ी सी मदद की। अपने स्कैमर को लेके व्यस्त था ना, इसलिए। हाँ 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 हाँ, स्कैमर को पकड़ लिया। ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ेगा। सुनिए, सिर्फ नंद दुलाल बाबू के कमरे से लाल स्याही की दवात और लाल फाउंटेन पेन को हटा दीजिए। हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, कल एक बार आइएगा, सारी बातें कल ही बताऊंगा। अच्छा, नमस्कार। हाँ हाँ, अजीत को आपकी तरफ से धन्यवाद कह दूंगा। हाँ, मैंने कहा था ना, उसकी बुद्धि अब बहुत तेज हो गई है। अच्छा अच्छा, रखता हूं। ब्योमकेश ने फोन रख दिया। बैठक कमरे में लौटकर थोड़ा लज्जा भाव से बोला, थोड़ा बहुत कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन लेकिन तुम सारी बातें साफ साफ बताओ तो कैसे समझे? घड़ी की तरफ एक बार देखकर ब्योमकेश ने कहा, खाने का समय हो गया, अभी पूटीराम बुलाने आएगा। अच्छा, फटाफट बता देता हूं, सुनो। शुरू से ही तुम गलत रास्ते पर जा रहे थे। देखना पड़ेगा वो चीज कमरे के अंदर आती कैसे है। उसके खुद के हाथ पैर तो नहीं है, इसीलिए कोई जरूर उसे लेकर आता है। कौन है वो? कमरे में सिर्फ 5 लोग ही जा पाते हैं, डॉक्टर, दोनों बेटे, पत्नी और एक इंसान। पहले 4 लोग जहर नहीं पिलाएंगे ये तो निश्चित है, इसीलिए ये उस 5वें इंसान का काम है। वो 5वां इंसान कौन है? 5वां इंसान है वो डाकिया। वो हफ्ते में एक बार दस्तखत करवाने नंद दुलाल बाबू के कमरे में जाता है, ठीक? उसके जरिए ही ये चीज उनके कमरे में पहुंचती है। लेकिन लिफाफे में तो कोरे कागज के सिवा कुछ भी नहीं रहता है। वही है असली गड़बड़। हर कोई सोचता है लिफाफे के अंदर है वो चीज, इसीलिए डाकिए पर कोई ध्यान नहीं देता। वो आदमी होशियार है। वो आराम से लाल स्याही की दवात बदल कर चला जाता है। रजिस्ट्री करके कोरा कागज भेजने का उद्देश्य है किसी तरह डाकिए को नंद दुलाल बाबू के कमरे में घुसने का मौका देना। उसके बाद तुमने एक और गलती की। यहूदी महिला को पैसे भेजे जाते हैं, पेंशन स्वरूप नहीं। ये प्रथा कहीं भी प्रचलित नहीं है। वो पैसे उस दवा की कीमत है। वो महिला ही डाकिए के हाथ वो दवा भिजवाती है। तो फिर देखो, दवा नंद दुलाल बाबू के हाथ तक पहुंच गई, किसी को पता नहीं चला। लेकिन हर समय कमरे में कोई ना कोई रहता है, तो वो पिएंगे कैसे? नंद दुलाल बाबू ने कहानी लिखनी शुरू की। हर समय हाथ के पास लिखने की सामग्री है, इसीलिए उठकर जाकर पीने की भी कोई जरूरत नहीं। बिस्तर पर बैठकर ही वो काम किया जा सकता है। वो काली स्याही से कहानी लिखते हैं और लाल स्याही से उसमें अंडरलाइन करते हैं, और बीच में मौका मिलते ही
कलम के निब को चूस लेते हैं। दवा खत्म हो जाने पर फिर से फाउंटेन पेन को भर लेते हैं। जीप का रंग लाल क्यों है, अब समझ में आया? अजीत, लेकिन जीप का रंग लाल ही होगा ये कैसे समझे? काली भी तो हो सकती थी। हाय, ये नहीं समझे। काली स्याही ज्यादा खर्च होती है। नंद दुलाल बाबू उस अमूल्य धन को क्या ज्यादा खर्च कर पाएंगे? इसीलिए लाल स्याही की व्यवस्था। समझ गया। इतना आसान? आसान तो है ही, लेकिन जिस आदमी के दिमाग से ये सहज, ये आसान तरीका निकला है, उसके दिमाग को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इतना आसान सोचकर ही तुम लोग पकड़ नहीं पा रहे थे। तुमने कैसे जाना? बहुत आसानी से। इस मामले में दो चीज संपूर्ण रूप से निरर्थक जान पड़ती है। एक, रजिस्ट्री चिट्ठी से कोरा कागज का आना। दूसरा, नंद दुलाल बाबू की कहानी लिखना। इन दोनों का कारण ढूंढने में ही असल बात निकल पड़ी। पास के कमरे में टेलीफोन की घंटी बज उठी। हम लोग दोनों ही जल्दी से उठ गए। ब्योमकेश ने फोन पकड़कर पूछा, हाँ आप कौन? डॉक्टर बाबू, हाँ क्या खबर है? नंद दुलाल बाबू हंगामा कर रहे हैं, छटपटा रहे हैं। वो होने दीजिए, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। क्या कहा? अजीत को गालियां दे रहे हैं? ये तो बहुत अन्याय है, भारी अन्याय। लेकिन जब उनका मुंह बंद नहीं किया जा पा रहा, तब और क्या उपाय है? नहीं, अजीत को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हर सफलता की प्रशंसा नहीं मिलती, संसार का यही नियम है। ये अजीत को पता है। जी अच्छा, नमस्कार। आप सुन रहे थे कहानी विद किशोर पर शरदिंदु बंदोपाध्याय की लिखी हुई उपन्यास ब्योमकेश बख्शी का हिंदी रूपांतर मकड़ी का रस। कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दीजिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।